सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आज 25 जुलाई है। आज से ठीक 1 साल पीछे चले जाएं, याद करें, ठीक 1 साल पहले मुल्क में आम इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में क्या हुआ जी, इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिला। उन आम इंतखाबात को आज 1 साल मुकम्मल हो गया। कुछ लोगों को इस बात की बेहद खुशी है और कुछ लोगों को इस बात का शदीद दुख खाए चला जा रहा है। पहले बात कर लेते हैं खुश नहीं बल्कि दुखी लोगों की पहले बात करते हैं, जिनका दुख अगर मैं कहूँ कि हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गया है तो बिल्कुल सिचुएशन के मुताबिक जस्टिफाइड होगा, और वो आज के दिन यौम स्याह मना रहे हैं। यौम स्याह होता क्या है? यौम स्याह कोई भी कौम किस दिन मनाती है? उस दिन मनाती है जिस दिन कोई बहुत बड़ा कौमी सानहा पेश आता है। ऐसा ही है नाज़रीन। अच्छा, इसकी एक मिसाल आपको मैं दूं जिसका ताल्लुक़ बाहैसियत एक कौम और मुसलमान हमसे ही है। तमाम कश्मीरी, चाहे वो कंट्रोल लाइन के उस पार रहते हो या फिर कंट्रोल लाइन के इस पार रहते हो, बरतानिया में हो या फिर अमेरिका में, वो 27 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर ज़रूर मनाते हैं। समझ आइए आपको, क्योंकि 27 अक्टूबर 1997 को भारत ने तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन और ज़ाब्तों की धज्जियाँ उड़ाते हुए कश्मीर पर हम देखते हैं कि नाजायज़ तौर पे कब्ज़ा कर लिया था, जिससे अगर हम देखें अब दुनिया मकबूजा कश्मीर के नाम से भी जानती है। कब्ज़ा करने के बाद यानी एक ऐसा दिन जिस दिन कौम और मुल्क के साथ कोई सानहा पेश आ जाए, कौम उसे यौम स्याह के तौर पर याद करती है। लेकिन आज जो लोग 25 जुलाई को यौम स्याह मना रहे हैं, इस दिन ऐसा कौन सा सानहा पेश आया था? मेरा सवाल है इन तमाम लोगों से जिनकी अकल मत मारी गई है। 25 जुलाई को तो जमहूरियत ने अपना एक और दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल किया था और इक़्तिदार मुकम्मल जमहूरी अंदाज में एक सियासी जमात से दूसरी सियासी जमात को मुंतकिल हुआ था। आज इसी मुल्क में अवाम की एक बड़ी तादाद यौम तशक्कुर भी मना रही है, यानी पूरी कौम ये मानने को ही नहीं तैयार कि 25 जुलाई को कोई कौमी सानहा पेश आया था, बल्कि इसी मुल्क में वोटर्स का एक बड़ा तबका खुश है, सेटिस्फाइड है, मुतमईन है, और एक तबका ऐसा भी है जो ना यौम तशक्कुर मना रहा है और ना ही यौम स्याह मना रहे, लेकिन उसको मौजूदा हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद भी है। अब जो लोग यौम स्याह मना रहे हैं उनका तो शायद मकसद ही मेरे ख्याल से किल हो गया है, जिसको मैं आम अल्फाज में बताऊँ तो मकसद मर चुका है, विफात पा चुका है, फौत हो चुका है। लेकिन सवाल फिर भी बनता है कि वो यौम स्याह मना क्यों रहे हैं। हम उन्हीं की ज़बानी ज़रा जान लेते हैं। एहसन इकबाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका पहला क्लिप है, रज़ा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा नाज़रीन, पता नहीं क्यों जब ये लोग इकट्ठे होने की बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो मुझे पता है कौन सा जुमला याद आ जाता है कि जब मोहल्ले के सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ जाओ कि थानेदार ईमानदार आ गए हैं। बिल्कुल, लेकिन खैर ख्यालात पर आखिर किसका जोर है। ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, अब ज़रा आ जाएं इनके जलसे पर। अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन, इनके मकसद पर आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये लोग हैं कौन? ये कौन हैं? ये लोग वही हैं जो पिछले 10 साल तक इस मुल्क के इक़्तिदार में रहे। ये लोग वही हैं जिनमें से हर एक के पास कोई ना कोई वजारत रही। ये जो साहब अरस्तु बने हुए मुल्क की मुआशी हालत का रोना रो रहे थे। मेरा इनसे सिर्फ एक सवाल है, और मेरे एक सवाल से भी घबराते हैं सारे, मैं आज आपको बता रही हूँ। आप लोग जब अवाम की मुआशी हालत पर बात करने आ ही गए थे, अरस्तु साहब आपसे मुखातिब हूँ, आपकी बाकी जो तो आपके हम ख्याल हैं उनसे मुखातिब हूँ, अगर आप आ ही गए थे मुआशी हालत पर बात करने के लिए तो साथ हज़रत नवाज शरीफ के समधी को ही ले आते। वो कहाँ हैं बताना पसंद करेंगे अरस्तु साहब? नवाज शरीफ साहब के समधी जो 5 साल इस मुल्क के ख़जाने के मालिक थे, साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की मैं बात कर रही हूँ। कहाँ हैं डार साहब? बताएंगे एहसन इकबाल साहब? एहसन इकबाल साहब इखलाकी तौर पर तो आपको इसहाक डार साहब को लाना चाहिए था। क्यों नाजरीन, की ना मैंने पते की बात, लाना चाहिए था। वो बताते कि कैसे उन्होंने अवाम की भलाई के लिए मुल्क पर 30,000 अरब का कर्जा चढ़ा दिया और कैसे
وہ یہ 30,000 ارب کا قرضہ اس 1 سال میں اتارنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے. وہ فارمولا بتا دیتے بس کسی طرح. وہ بتاتے کہ جو جماعت قوم کے بچے کو مقروض کرنے کی 100% ذمہ دار ہے وہ کیسے ملک کو ترقی دے سکتی ہے. وہ بتاتے کہ 30,000 ارب کا قرضہ لے کر قوم کو عارضی طور پر تھوڑا ریلیف دینے سے فائدہ آخر کس کا ہوتا ہے؟ قوم کا, ملک کا, یا پھر ان اشتہاریوں کا جو آج برطانیہ میں جاگنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ایک آدھی ان کی ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان آنے کا نام سن کر ان کو بخار چڑھ جاتا ہے یا پھر موت ہی پڑ جاتی ہے. احسن اقبال صاحب, خود کو اتنا بڑا ملک کا ارسطو آپ سمجھتے ہیں. 1 سال آپ سے حکومت کا برداشت نہیں ہو رہا. اس 1 سال میں پاکستان کو جو عزت ملی, جو اہمیت ملی, جو پذیرائی ملی, ماشاءاللہ وہ آپ کو برداشت نہیں ہو رہی. اور اپنے گناہوں کی جو گٹھڑی ہے, اپنے دور میں لے گئے قرضوں کا انبار جو آپ نے لیے تھے قرضے, اپنی نااہلی, اپنی ناکامی, آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ کام جو آپ پچھلے 5 سالوں میں نہ کر سکے وہ اس 1 سال میں عمران خان کر دے گا. کسی جادوگر کا نام رکھا ہوا عمران خان, کیسے کر دے گا جو آپ لوگوں سے نہیں ہوا؟ آپ کی طرح انسان ہی ہے نا. اور یہ طے کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں کہ سلیکٹڈ کون ہے اور الیکٹڈ کون ہے؟ ڈکٹیٹر کی گود میں چوسنے والے کو آپ اپنا قائد مان لو تو وہ الیکٹڈ ہو گیا. جو 22 سال سٹرگل کر کے, جدوجہد کر کے اپنے ایک بیانیے پر اقتدار میں آئے, سلیکٹڈ. جو عوامی سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو کو غدار وطن کہے وہ الیکٹڈ. جو امریکہ جا کر بھی ذوالفقار علی بھٹو سے اختلافات رکھتے ہوئے ان کو عوامی سیاستدان کہے وہ سلیکٹڈ. واہ کیا بات ہے آپ لوگوں کی. جو اسی ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی کی جمہوری حکومت گرانے میں پیش رہے وہ الیکٹڈ. لیکن جو جمہوری عمل سے گزرتے ہوئے اقتدار میں آئے, سٹرگل کی 22 سال, وہ سلیکٹڈ نظر آتے ہیں آپ کو. جو امریکہ جائے تو پرچیوں کا محتاج ہو, خود سے بات کرنے کی اس میں صلاحیت نہ ہو, جو لکھے ہوئے کو ہی پڑھ سکے وہ الیکٹڈ. لیکن جو امریکہ جا کر پاکستان کا موقف فی البدی بیان کرے, الفاظ رکنے کا نام نہ لے, اتنا ماشاءاللہ سپیچ میں فلو, وہ آپ کی نظر میں سلیکٹڈ. جو عوام کے پیسوں پر کروڑوں کے دورے کرے, ان دوروں پر لاکھوں کے ٹپس اور لاکھوں کے تحفے بانٹ دے, ساتھ کنبے کو بھی اٹھا کے لے جائے, وہ احسن اقبال صاحب کی نظر میں ٹھہرا الیکٹڈ. لیکن جو ایک اہم امریکی دورے پر عوام کے 10 کروڑ بچائے وہ ٹھہرا سلیکٹڈ ان کی نظر میں. جو کہے کہ اگر میری چوری کی بات کی تو تمہاری چوری کی کتاب بھی کھول دوں گا, وہ ہے بھئی الیکٹڈ. لیکن جو کہہ دے کہ چور کوئی بھی ہو, احتساب سب کا ہوگا, وہ ٹھہرا سلیکٹڈ. جو اداروں کو گالیاں نکالے, عدالت کو گالیاں نکالے, فوج کے خلاف زہر اگلتا پھرے, اپنے ذاتی مقدمات کو سیاسی رنگ دینے کی کوششیں کرتا پھرے, سرے عام اداروں کو تڑیاں لگاتا پھرے, بڑا ڈون بن کے پھرے, اسے احسن اقبال صاحب کہیں گے الیکٹڈ. لیکن جو کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا, جو کبھی وزیر نہیں رہا, جو کبھی مشیر نہیں رہا, اسے ملک کی سب سے بڑی عدالت صادق اور امین کہہ دے, اسے احسن اقبال صاحب عرف ارسطو آف پاکستان کہیں گے سلیکٹڈ. جو شخص 5 سالوں میں ترقی کے نام پر عوام کو میٹرو بس کے منصوبے دکھائے وہ ٹھہرا الیکٹڈ. اور جو اقتدار میں آتے ہی صرف نظام ٹھیک کرنے کی بات کرے, غریب طبقے کو اوپر اٹھانے کی بات کرے, اسے یہ ارسطو صاحب کہتے ہیں سلیکٹڈ. جو پاکستان کی جیتی ہوئی جنگ کارگل کو سیاسی شکست میں تبدیل کر دے وہ شخص ہے ان کی نظر میں الیکٹڈ. اور جو امریکہ جا کر 2 ٹوک انداز میں کہہ دے کہ پاکستان کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا, ہم امداد نہیں برابری کے تعلقات چاہتے ہیں, اسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ. جس شخص کے نزدیک ترقی کا یہ معیار ہو کہ قوم 30,000 ارب روپے کی مقروض ہو جائے اور وہ میٹرو کو دکھا کر کہے کہ پنجاب نے کر لی ہے ترقی, جبکہ پنجاب کی عوام صاف پینے کے پانی تک سے محروم رہے, وہ ٹھہرا الیکٹڈ. لیکن جو شخص غریبوں کے لیے شیلٹر ہاؤس بنائے, جو اقتدار میں آتے ہی چھوٹے سے امیر طبقے کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے, وہ ٹھہرا سلیکٹڈ. جس شخص کے خاندان کے ہر فرد کو سرکاری پروٹوکول دیا جائے وہ نون لیگی ارسطو, جن کا ایمان ایک قیمے کا نان ہے, ایک بریانی کی دیگ ہے, اس کی نظر میں الیکٹڈ. لیکن جو شخص اپنے سرکاری دوروں پر بھی عوام کے پیسے بچائے اسے کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ. یہ ہے احسن اقبال صاحب کا معیار, یہ ہے احسن اقبال صاحب کی فلسفی. اور آج جس مجمع سے احسن اقبال صاحب خطاب کر رہے تھے
वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान, असफंदयार वली ने मिलकर किया था। और इन नाम निहाद इलेक्टेड लोगों के जलसे में जितने लोग आए थे उससे कहीं ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से मौजूद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जलसे से आए थे जब वो अपोजिशन में थे। ये सारे मिलकर भी एक इमरान खान साहब को आज भी शिकस्त नहीं दे पा रहे। वजह सोचिए आपने नाज़रीन, वजह क्या है? अच्छा नाज़रीन, साजिशें होती हैं, एक हकीकत है, लेकिन दुनिया में आज तक ऐसी कोई साजिश ऐजाद नहीं हुई जो आपको मोहब्बत करना सिखा दे। इमरान खान जिन्हें ये कीमे के नान वाले सिलेक्टेड कह रहे हैं, उससे अवाम की मोहब्बत का हाल ये था कि जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो तारीखी जलसे करते रहे। उन जलसों में आने वाली अवाम किस साजिश के तहत आई थी? मैं पूछती हूँ इनसे, किसने साजिश करके लोगों का जो समंदर है वो इकट्ठा कर लिया था? मेरा इनसे सवाल है। इमरान खान का लाहौर का जलसा तारीखी जलसा, पेशावर का जलसा तारीखी जलसा, कराची का जलसा तारीखी जलसा, जिसमें जो बागी साहब हैं नारे लगाते नजर आए कि हाँ मैं बागी हूँ। याद है आपको? आज जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं तो अमेरिका में उसका तारीखी इस्तकबाल, अमेरिका में तारीखी जलसा, तारीखी खिताब, जिस तकरीर को एहसन इकबाल साहब, ये जो उर्फ अरस्तू साहब दी ग्रेट, ये फरमा रहे हैं कि मोची गेट वाली तकरीर थी, उसे सुनने 30,000 का मजमा अमेरिका में इकट्ठा हो गया था। और जो टेंट वाली तकरीर है उसको सुनने के लिए मुश्किल से 10-12 ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए थे। याद है? कंपैरिजन करें ज़रा। एहसन इकबाल साहब, आप होते कौन हैं? आपकी हैसियत, आप सब ज़र खरीद गुलाम हैं, आप सब के सब ज़हनी गुलाम हैं। सुन लीजिए, आज आपके सर के बाल उड़ गए, आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, लेकिन आप आज भी गुलामी कर रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा की। और उसकी सिर्फ एक वजह नाज़रीन, क्योंकि मरियम नवाज़ बेटी है हज़रत नवाज़ शरीफ की। करप्ट है तो क्या हुआ, ना अहल है तो फिर क्या हुआ? मिट्टी पाओ जी। मेरिट पर पूरा नहीं उतरता तो क्या हुआ? जाली दस्तावेज़ात बनाने में पीएचडी किया हुआ तो फिर क्या हुआ? सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा, नवाज शरीफ की बेटी। इसलिए आप जैसे जो काबिल लोग हैं ना, उसके गुलाम थे, हैं और रहेंगे। और इसी गुलामी में आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, अपनी डिग्री पर सवालिया निशान भी खड़े कर चुके हैं, और अपनी शख्सियत पर मज़ीद सवालिया निशान लगाने के लिए आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ज़रा अगला क्लिप चलाइएगा रज़ा। एहसन इकबाल साहब, ये लफ्ज़ डिटाई का इस्तेमाल और भी बहुत सारी जगह हो सकता है। इमरान खान कहता था कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है कि आइंदा ये मुल्क IMF के पास नहीं जाएगा। इसकी वजह बहुत वाज़ेह है। असल में जब आपकी हुकूमत रही, कौम ज़हनी तौर पर तैयार थी कि नवाज़ की बारी आए या फिर ज़रदारी की, दोनों ने उठाना कह जी कशकोल और सीधा जाना है अमेरिका। किसी के जहन में ये बात तक ना थी कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि पाकिस्तान IMF के पास नहीं जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ हो या जरदारी, दोनों के हाथ में कशकोल हमेशा सूट करता था। और दूसरी अहम बात जो यहाँ पे मैं करना चाहूँगी, अगर एहसन इकबाल साहब ये समझते हैं कि IMF के पास जाने से पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी गदागर बन गया, तो पिछले 10 साल से एहसन इकबाल साहब आप पाकिस्तान को अपनी जायदादें बेच कर क्या चला रहे थे? अपने चचा से पैसे मांगकर पाकिस्तान की मईशत चला रहे थे आप तमाम लोग। मुझे एक सीधी सी बात आप क्लियर कर दें, एक ऐसा मुल्क जो मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार हो, एक ऐसी हुकूमत जिसने तारीख का बुलंद तरीन कर्जा लिया हो, उसका सबसे पहला फ़र्ज़ क्या बनता है? हाकिम अपने खर्चे कम करे। मुझे ये बता दें, अरस्तू साहब, पाकिस्तान के जो अरस्तू साहब दी ग्रेट है, कि राइवेंट का खर्चा कम हुआ था, प्रोटोकॉल में थोड़ी सी भी कमी आई थी, सरकारी दौरे हों या फिर निजी दौरे, पैसा किसका लगता रहा? अवाम का। जमहूरियत के नाम पर भरपूर अयाशी जारी थी, बिल्कुल जारी थी। शहबाज शरीफ साहब एक वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर में अंदरूने मुल्क रहे, सिर्फ इसलिए कि वो वज़ीर आज़म उनका भाई था, जिसका खर्चा करोड़ों में आया, और वो करोड़ों रुपए लगे अवाम के बेचारी अवाम के। तारीख का बुलंद कर्जा लेकर उसी कर्जे से अपना इलाज करवाया, अपने ख़ानदान को बाहर की सैर करवाई। अक़वाम मुत्तहिदा गए तो टब्बर ले गए, पूरा टब्बर ही नाल ले जाते सी, एने ग्रेट लीडर सी, दसो ज़रा। और इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इस कौम के पैसे के साथ जितनी ज़्यादती पिछले 10 सालों में की गई, उसकी मिसाल कहीं तारीख़ में मिलती है नाज़रीन? फिर ये अरस्तू साहब डिटाई की तारीफ़ें करते हैं कि क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि IMF के पास तो जाऊंगा ही नहीं, और वो चला गया। तो ये डिटाई की इंतहा है, इंतहा, पीक लेवल। अगर इसी रोशनी में हम डिटाई की मिराज पर चले जाएं,
جو معراج ہے بالکل اینڈ لیول، تو پھر ڈھٹائی کی معراج کیا ہوگی؟ ذرا ایک کلپ چلائیے گا رضا۔ یہ تھی ڈھٹائی کی معراج جن پر پوری مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پہنچ چکی ہے، اور اسی ڈھٹائی کا کمال ہے احسن اقبال صاحب عرف ارسطو پاکستان۔ یوم سیاہ کے نام پر جو جلسے آپ کر رہے ہیں، یہ سب اس وقت تو چل سکتا تھا جب دور پرانا تھا، ٹی وی نہیں تھے، انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی، اور ہر کسی کو سوشل میڈیا میسر نہیں تھا، لیکن آج قوم جانتی ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہوئے آخر کیوں ہیں۔ آج قوم ڈھٹائی کی انتہا دیکھ رہی ہے۔ وہ شہباز شریف جو زرداری کو گھسیٹنے کا سرے عام وعدہ کرتے تھے، کرتے کرتے وعدہ مائی کی توڑ دیتے تھے، آج وہ شہباز شریف زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز کی بھیک مانگتے ہیں۔ جو مریم نواز کہتی تھیں کہ عمران خان اور زرداری ایک ہیں، یہ نواز شریف کے نظریے کی جیت ہے، آج وہی مریم نواز صاحبہ زرداری کو اپنا ابا جی کہتی ہیں۔ جو بلاول کہتے رہے کہ نواز شریف کو مودی کا یار نہ کہوں تو کیا کہوں، آج وہی بلاول صاحب نواز شریف کو آج بھی وزیر اعظم حضرت نواز شریف کا خطاب دے رہے ہیں۔ قوم دیکھتی آ رہی ہے کہ یہ چوہے کھیل آپ لوگوں کی جمہوریت قوم اچھی طرح سے جان چکی ہے، اور پھر جو لوگ آپ نے تیار کیے جو آج آپ کے یہ جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، ان کا نظریہ بھی نواز شریف کے نظریے کی طرح ہی ہے۔ اس کی ایک جھلک اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ذرا دیکھیے گا کلپ اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین، یہ آپ نے دیکھا، یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو جمہوریت بریانی کی دیگ اور قیمے کے نان پر نظر آتی ہے، اور ایسے مجمع کو اکٹھا کر کے نون لیگ کے آئنسٹائن احسن اقبال صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور جس عوام کی بات یہ کرتے ہیں، یہ کلپ کو دیکھنے کا میری ہنسی نہیں رک رہی، مجھ سے بات نہیں ہو رہی، جس عام آدمی کے حقوق کو بنیاد بنا کر احسن اقبال صاحب رونا رو رہے تھے، وہ ایک عام آدمی آج کتنا خاص ہو چکا ہے، اور آخر سوچتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، یہ بھی ذرا دیکھیے۔ یہ ہے ایک عام آدمی کا خیال۔ ویسے ایک بات تو واضح ہے، مولانا صاحب سے جتنی محبت اندرون ملک کے لوگ کرتے ہیں، ویسے ہی بیرون ملک پاکستانی بھی، اور مولانا فضل الرحمان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اب اس بھائی نے جن خوبصورت الفاظ کے ساتھ مولانا صاحب کے شان میں یہ قصیدہ پڑھا تھا، یہی قصیدہ اوورسیز پاکستانی بھی پڑھتے نظر آئے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی نون لیگی اور پیپلز پارٹی والے آج بھی یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایک عام آدمی آج بھی مس انفارمڈ ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو، اس کے ساتھ جتنا کھیلنا کھیل لو، اسے حقائق پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے حق کیا ہوتا ہے، اس کے حقوق کیا، اس کو اپنے حقوق کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، اس کو آج بھی جمہوریت کے نام پر جمہوریت خطرے میں ہی ہے کا راگ الاپ کر یہ لوگ بے وقوف بنا لیں گے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے، سو کالڈ جمہوری لوگوں سے میں مخاطب ہوں، حقیقت یہ کہ آج کا عام آدمی بڑا خاص بن چکا ہے، وہ اپنا اچھا برا جان چکا، اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہے۔ آج کا عام آدمی نہ بریانی کی دیگ پر ووٹ دے گا، نہ قیمے والے نان پر آپ کو ووٹ دے گا، اور جو لوگ آپ خریدیں گے وہ ایسے ہی ملیں گے کہ ان سے کہا جائے گا کہ گو عمران گو کا نعرہ لگاؤ، اور وہ بیچ چوراہے پر آپ کی ہی جو ہنڈیا ہے اس کو پھوڑ دیں گے، اور وہ گو نواز گو کا نعرہ لگا کر۔ لیکن ملک کے کسی بھی عام شہری سے آپ پوچھ لیں تو آج وہ دو ٹوک انداز میں کہے گا کہ عمران خان سے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن گلی گلی میں شور ہے، حضرت نواز شریف چور ہے۔ میں نے حضرت اس لیے کہہ دیا کہ زیادہ مائنڈ نہ کریں نون لیگ والے۔ مریم نواز جھوٹی ہے، سندھ کی تباہالی، زرداری، یہ ایک عام آدمی کے الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب یہی عام آدمی ان کے یوم سیاہ پر، یہ جو ان کا یوم سیاہ منا رہے ہیں، اس پر کیا کہتا ہے؟ رضا ذرا یہ بھی دکھا دیں تاکہ گھر میں بیٹھے ہوئے جو عام آدمی جو ہمارے لیے خاص ہیں ویورز، ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کی طرح کے خاص لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کیا کہہ رہا ہے جی، صرف ایک دن نہیں، تم لوگ 3 دن بھی اگر یوم سیاہ مناؤ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یوم سیاہ منانا تھا نا، سانحہ ماڈل ٹاؤن پر مناتے یوم سیاہ۔ یوم سیاہ اگر منانا تھا تو مناتے یوم سیاہ جب ملک کی ہر سڑک، ہر عمارت گروی رکھ رہے تھے۔ یوم سیاہ اگر منانا ہی تھا تو مناتے جب 30,000 ارب کا قرضہ ملک پر چڑھا رہے تھے، ملک کو مقروض بنا رہے تھے، ملک کے ایک ایک بچے کو مقروض بنا رہے تھے۔ یوم سیاہ اگر منانا تھا تو مناتے اس دن جس دن ہر سرکاری ادارے کو ریکارڈ خسارہ ہو رہا تھا، ہم لاس میں جا رہے تھے۔ یوم سیاہ منانا تھا، مناتے اس دن جب سندھ میں ایڈز وبا بن کر پھیل رہا تھا۔ یوم سیاہ تم لوگوں نے منانا ہی تھا تو مناتے اس دن جب سیون میں دھماکہ ہوا تھا اور زخمیوں کو، لاشوں کو لے جانے کے لیے وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا۔ یوم سیاہ منانا ہی تھا تو مناتے اس دن جب بھارت میں کھڑے ہو کر
अपनी ही फौज के खिलाफ बकवास कर रहे थे। यौम स्याह मनाना तो मनाते उस दिन जब मोहसिन जाफर और अली वजीर ने फौजी चौकी पर हमला किया और शहादत हुई। यौम स्याह मनाना था तो मनाते उस दिन जिस दिन नवाज शरीफ ने जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दारे वतन कहा था। यौम स्याह मनाना था, मनाते उस दिन जिस दिन ये मालूम हुआ था कि अरबों का फंड सिंध के नाम पर लेने के बावजूद सिंध का 52% बच्चा स्कूल नहीं जाता। ये वो तमाम कौमी मसाइल हैं, वो तमाम अलमी हैं जिन पर यौम स्याह लिटरली मनाना बनता था, लेकिन मनाया नहीं गया। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहूँगी कि यौम स्याह मनाना था ना तो अपनी स्याह करतूतों पे मना लें, सारे मसले खत्म हो जाए। मुझे भी बार बार ना कहना पड़े कि बस ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन वो दिन न जाने कब आएगा जब आप अपनी स्याह करतूतों को देखेंगे और आप लोग यौम स्याह मनाएंगे और आप लोग सीधी डायरेक्शन में जाने का वादा करेंगे अपने आप से। इंतजार रहेगा उस दिन का हमें। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। नाज़रीन, कुछ जमहूरी टोले की बात हो रही थी जो मना रहे हैं यौम स्याह, और यौम स्याह किस बात पे मना रहे हैं? सबसे पहले तो अपनी स्याह करतूतों पर इनका यौम स्याह मनाना बनता है, जो कि जस्टिफाइड भी होगा, लेकिन बहरहाल इनको कौन समझा? इनको समझाने वाली की अकल मत खुद मारी जाती है। अच्छा, कुछ करैक्टर्स होते हैं, आपने सुना होगा, एक बी जमालों का आपने नाम सुना होगा। महल्ले की कुछ रिश्ते करवाने वाली आंटियाँ होती हैं, इनको खाला जी कहते हैं, कुछ कहते हैं तुम तो फुफ्फो का किरदार अदा करिए। ऐसे करैक्टर्स आपने सुने होंगे। कुछ इस तरह के करैक्टर्स होते हैं जो कि फिल्म में डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको कास्ट करता है एक एक्स्ट्रा के रोल में, जिनके रोल्स भी फिल्म में बहुत कम होते हैं, सीन बहुत कम होते हैं एक्चुअली, लेकिन वो बस जिद होते हैं कि मैंने तो हीरो वाला किरदार ही करना है। एक ऐसा करैक्टर हमारी सियासत में भी पाया जाता है जो कि बेसिकली तो इस्लाम के नाम पर वो लोगों को बहुत यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम की जानिब उनको लोगों को लाना चाहिए, लेकिन वो जो अपनी डायरेक्शन है वो इस्लाम की तरफ नहीं लेके जाते, बल्कि इस्लाम का नाम सिर्फ यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी नज़रें इक़्तिदार पर, कुर्सी पर और इस्लाम की बजाय इस्लामाबाद पर लगी हुई है। मैं बात कर रही हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जरा एक क्लिप देखिएगा। तो ये वो बाबा जी हैं जो 14 अगस्त को, आपको याद है, यौम आज़ादी मनाने को तैयार नहीं थे। वैसे मौलाना साहब को देखकर मुझे घर की अहमियत का अंदाज़ा होता जाता है कि घर यकीनी तौर पे बहुत अहम होता है। घर बनाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, झूठ भी बोलता है, चापलूसी भी करता है, बेईमानी भी करने पर आ जाता है, चालाकी से भी काम लेता है, कुर्बानी भी देता है ताकि किसी ना किसी तरह घर बन जाए। और फिर जब वही घर उससे छीन लिया जाए तो सोचें ज़रा उसका हाल क्या होगा। उसका हाल वही होगा जो आज मौलाना फजलुर रहमान का हाल है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब दुनिया को ये बताने के लिए आए हैं कि दुनिया वालों, मुझे मेरा घर वापस दिला दो, दुनिया वालों मेरा मिनिस्टर एनक्लेव मुझे वापस दिलवा दो, दुनिया वालों ये कहाँ का इंसाफ है। मेरी एक ही तो वजारत थी, बेज़रर सी, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, अगली सदी में मैंने इसको लेकर रहना था, लेकिन मैंने कश्मीर को आज़ाद, लेकिन दुनिया वालों नहीं करवाया। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा घर, मेरा आशियाना तो मुझसे ना छीना जाता। बहुत से लोग हैं जो वजारतें रहने के बाद भी काम नहीं कर पाते हैं, तो मैंने काम नहीं किया तो मेरे पास भी रहने देना चाहिए था ना मेरा आशियाना। ऊपर से महंगाई इतनी हो गई, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। मिनिस्टर इनक्लेव में तो 24 घंटे AC चलता था, ना बिल आता था, ना लाइट जाती थी। दुनिया वालों अब तो AC भी सोच कर चलाना पड़ता है क्योंकि बिल मेरी जेब से जाता है। आज इस सियासतदान को मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम अफराद सिलेक्टेड कह रहे हैं, तमाम के तमाम फरमाते रहे कि उसको सियासत नहीं आती, ऐसे ही कहते थे, लेकिन उसने वो सियासत की कि एक ही सफ में खड़े हो गए खुर्शीदो अयाज। ना कोई कौमी असम्बली का स्पीकर रहा, ना कोई गद्दार, सबके सब बन गए वफादार जो मना रहे हैं यौम स्याह। और अवाम बार बार कह रही है कि ऐसे नहीं चलेगा, बस करो यार, ऐसे नहीं चलेगा। अगला क्लिप है हमारे पास खुर्शीदो अयाज का, रजा जरा वो क्लिप चलाइएगा। अयाज सादिक साहब, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आपकी बातें निकल कहाँ से रही हैं और इतनी डिटाई के साथ आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये गुफ्तगू कर रहे हैं। आप जरदारी साहब को बता रहे हैं कि जरदारी साहब कौन है। जरदारी साहब की तारीफ में कसीदे पढ़ ली आपने इतने ज़्यादा। आपने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की लेगेसी वो लेकर चल रहे हैं। आपने बात अपने ताहयात कायद को भी पहुँचा दी जेल तक कि वो जो इनके बारे में बातें करते थे, भुट्टो साहब को गद्दारे वतन कहते थे, उनकी बेटी को गद्दारे वतन कहते थे, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले कहते थे, और कहते थे औरत तुम लोगों को गुमराह करने आई, इसकी बातों में ना आना। उस खातून की, उसी भुट्टो की बेटी की
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी करने में भी पीछे ना रहे आपके हजरत नवाज शरीफ साहब, और उनके छोटे भाई जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कि खादिम आला रह चुके थे, उन्होंने तो सड़कों पर घसीटना था ना, न जाने किस किस शहर की सड़कों पर घसीटने का उन्होंने वादा किया था जरदारी साहब से। और क्या उनकी शुगर मिल क्या कोई अंडे देती है, बच्चे देती है? ऐसी बातें करने वालों को भी आपने क्लियरली बातें बता दी कि जरदारी साहब तो आपकी नज़र में कोई बहुत बड़े दरवेश, कोई बहुत बड़े वली अल्लाह बन चुके हैं। और साथ ही आप बातें करते हैं नवाज शरीफ साहब की, LNG के हवाले से आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बातें करते हैं। LNG का ठेका, उसमें कंपनी में उनके शेयर्स तक का शकूक व शुबा जाहिर किया जा रहा है। जब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ सबूत दे दें। 200 बिलियन जो है 220 बिलियन रुपीस की बात है, कोई मजाक की बात नहीं है, कोई 20 रुपए नहीं है, कोई 54-58 की बात नहीं है। वो क्लियर करेंगे, वो जवाब दें हैं, वो जवाब दें, वो क्लियर करें। किसने कहा कि उनको सजा होगी, किसने कहा कि उनको नहीं छोड़ा जाएगा? आप लोग क्लियर करने वाली साइड पर आते नहीं है। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से आप बातें करें कि जिसका कोई बहुत ही मासूम शख्सियत है जिसका नाम नवाज शरीफ साहब है। अरे हम तो तंजिया अंदाज में कहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा में हजरत नवाज शरीफ साहब। आपने क्या सच में समझ लिया कि हम जो हजरत कहते हैं वाकई हजरत बन गए? वो इतने काबिल इज्जत हैं, वो इतने बड़े दरवेश हैं, या वाकई वो अल्लाह ताला के कोई वली बन गए जिनकी आप यहाँ मोहब्बत में कसीदे पढ़ रहे थे? अच्छा, बात ये सिंपल सी नाजरीन कि ज़राए जो थे लहराए थे पार्लियामेंट में, अक्सर मैं प्रोग्राम में बात करती हूँ, वो साबित इन्होंने करने थे, मनी ट्रेल इन्होंने देनी थी, सबूत इन्होंने देना था, लेकिन सबूत ना दे सके, ज़राए ना बता सके, मनी ट्रेल ना बता सके और जेल में चले गए। लेकिन ये भी अवाम पर एहसान कि जेल में चले गए, अवाम के लिए चले गए। उन पूछो जरा इन्होंने कि साढ़े लिए क्यों गए तुसी जेल से? हमें कुछ दिया ही नहीं, अवाम से सारा कुछ ले लिया, हमें क्या दिया, अवाम को क्या दिया बताएं? कर्जे, एक एक बच्चा इतना मकरूज हो गया। आज महंगाई क्यों है? इन्हीं कर्जों की वजह से, इसी हजरत नवाज शरीफ की वजह से, उसी हजरत जरदारी की वजह से। महंगाई के जिम्मेदार भी है, अवाम को यहाँ तक पहुँचाने के जिम्मेदार भी है, कौमी ख़जाने को टीके लगाने के जिम्मेदार भी है, मईशत को यहाँ तक पहुँचाने के जिम्मेदार भी है, पाकिस्तान के ऐसे हालात करने के जिम्मेदार भी है, और फिर जेलों में जाए अपनी करतूतों की वजह से। लेकिन कि हम तो अवाम के लिए जेल में गए, एने तुसी चंगे इतने अच्छे आप लोग कि अवाम के लिए आप लोगों ने कहा हम जेल में जा रहे हैं, फिर जो बाकी हैं ये भी चले जाए अवाम के लिए जेल में। अवाम के लिए जेल में जाने के बजाय ना अपनी जायदादें पाकिस्तान के नाम डोनेट कर देनी थी आप लोगों ने, कर्जा उतार देना था। इतने इतने बड़े जो महल बनाए हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो बेच के पाकिस्तान उतार देते थे। अवाम ने क्यों आपको जेल में भेज के आपकी मोहब्बत का या पाकिस्तान से या अवाम से आपकी लॉयल्टी का इम्तिहान लेना था? बस करे पागल बनाना, कोई पागल नहीं होता, अवाम के चेहरे पे स्टूपिड नहीं लिखा हुआ। आप जैसे लोगों ने अवाम का IQ लेवल इतना बढ़ा दिया, यकीन जाने जितनी महंगाई भी नहीं बढ़ी, महंगाई से ज्यादा अवाम का IQ लेवल बढ़ चुका है। सिर्फ आप जैसे लोगों की चालाकियां देख देख के, आप जैसे लोगों की होशियारियां देख देख के, जिस तरह आप लोगों ने अवाम को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। अब अवाम यकीन जानिए आपसे ज़्यादा चालाक हैं, आपसे ज़्यादा बाखबर हैं, आपसे ज़्यादा होशियार हैं। अवाम का IQ लेवल किसी भी सियासतदान से ज़्यादा है। किसी भी चौक पे आप चले जाएं, किसी भी नान कीमे की दुकान पे वाकई चले जाएं, उस नान कीमे की मैं बात नहीं कर रही जो जाके सियासी जलसों में बांटते हैं, बिरयानी की देग बनाने वाले की मैं बात करूंगी, मैं किसी गोला गंडा बनाने वाले की बात करूंगी, मकई के भुट्टे भूनने वाले की बात करूंगी, तंदूर पे रोटियां लगाने वाले की बात करूंगी। ऐसे लोग भी यकीन जानिए ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि आपकी अक्ल दंग रह जाती है कि क्या इसने MPhil किया हुआ है, इसने PhD की हुई है, पोस्ट डॉक्टर फेलो की डिग्री है इसके पास। इतना IQ लेवल आपने उस बंदे का भी बढ़ा दिया जिसकी क्वालिफिकेशन शायद मैट्रिक भी नहीं होगी। ये क्रेडिट हाँ आप लोगों को जाता है कि आपने अवाम का IQ लेवल बढ़ा दिया। मैं बात यहाँ पे ख़त्म करूँगी अगले क्लिप से पहले। इनका हाल यही है कि अगर इनको ट्रैफिक पुलिस वाला रोके किसी बाइक पे जाने वाले बंदे को और कहे कि तुमने हेलमेट नहीं पहना, और वो कहे कि भाई साहब मैंने इशारा नहीं तोड़ा, फिर पुलिस वाला कहे कि भाई आपने हेलमेट नहीं पहना, वो कहे मैंने इशारा तोड़ा ही नहीं, यानी आप बात ही नहीं सुन रहे कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपने हेलमेट नहीं पहना। इशारे की बात तो किसी ने पूछी नहीं। अगला क्लिप चलाइएगा। अब आपने सुना कहते हैं जी हम जेलों से नहीं डरते, वो तो हमें पता है कि आप लोग जेलों से नहीं डरते, बल्कि जेल में जाने को आप लोग फ़ख्र समझते हैं। आपके CV पर जिस तरह कि एक बंदे का CV तैयार होता है ना नाज़रीन, जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप CV पे लिखते हैं आपका ये एक्सपीरियंस है, आपने इस कंपनी में इतना अरसा काम किया और आपकी ये एक्सपेक्टेशन है सैलरी के हवाले से, आप ये पूरा CV देते हैं। या आप इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो CV पे बहुत सी चीज़ें मैंशन होती हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, तजर्बा। इनके CV पर जब जेल लिखा होता है ना, यकीन जाने ये अपने आप को बड़ा सियासतदान समझना शुरू कर देते हैं। पूछें ज़रा, जहाँ पे चोर जाते हैं, डाकू जाते हैं, क्रिमिनल्स जाते हैं, वहां जाने को ये लोग फखर समझते हैं। पहली बात ये, और ये पता है आप जेल जाने से नहीं डरते, लेकिन आप जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका नाम बताने से आप क्यों डरते हैं?
आप लोग नाम बताया करें ना। अगर वाकई आप जैसे लोगों से राब्ते करता है कोई कि आप पे केसेस बना दिए जाएंगे, अगर पीटीआई में आप शामिल नहीं होते, आपको गन पॉइंट पे कहा जाता है कि पीटीआई में शामिल हो वरना जेल जाना पड़ेगा, तो नाम बता देना। आप जैसे लोग किसी का नाम छुपाएं, इज इट पॉसिबल नाजरीन? आपको यकीन आता है कि ये पीटीआई वाला को इनको तड़ियां लगाए, ये नाम ना ले उसका, इनके पास कोई नाम होगा तो नाम लेंगे ना। झूठे इल्जामात लगाते हैं आप लोग, और ये डबल क्राइम है, दोहरा जुर्म। कैसे? एक तो झूठ बोलते हैं, फिर इल्जाम लगाते हैं, गुमराह करते हैं। आप लोग दोहरे जराइम में मुलव्विस हैं कि आप बैठ के नाम लिए बगैर कुछ भी कह देते हैं। ऐसा तो मैं भी नाम लिए बगैर कुछ भी कह दूं कि नवाज शरीफ ने मुझे ये कहा था, मरियम नवाज ने मुझे ये कह दिया। नो, ये गलत है। आप लोग नाम के बगैर इल्जामात की बुछाड़ करने का सिलसिला फौरन खत्म करें। मैं तो अदालत से कहती हूं कि बाकायदा ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि यहां पर इल्जामात की जो बुछाड़ की जाती है बगैर सबूत के जो बातें करें तो धड़ाधड़ वो नाम लें, या फिर आधी बात भी ना करें। अगर आधी बात करने का हौसला है तो फिर पूरी बात भी आप लोगों को करनी चाहिए। जेल के हवाले से बातें कर देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, हम डरते नहीं हैं। और अगेन कि जमहूरियत के लिए अगर जेल में जाना पड़ा तो जाएंगे। जमहूरियत के लिए क्यों जाएंगे भाई? अपनी करतूतों की वजह से नहीं जाएंगे। यानी जमहूरियत आप लोगों ने नाम रखा हुआ है अपनी करतूतों, क्या स्याह करतूतों का, जिस पर अब अभी यौम स्याह मना रहे हैं, स्याह करतूतों पे, कि हमारी स्याह करतूतों ने हमें स्याह करके रख दिया अवाम की नज़र में। करप्शन का नाम, 2 नंबरी का नाम आप लोगों ने शायद जमहूरियत रखा हुआ है, यानी जमहूरियत के लिए हम लोग जेल में जाएंगे। देखें ज़रा इन लोगों का हाल, ऐसे वाकई नहीं चलेगा। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लेने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।